ठीक है ना, इफ़ यू डोंट राइट योर फुल नेम और है ना दैट, सो आई हैव टू रिमूव यू। तो यहाँ से क्या है, तो हमने अभी ये पेपर डिस्कस किया ना लास्ट क्लास में, नवंबर 2020 30 नवंबर को, ठीक है। सो ये हो जाएगा। एंड फिर ये हमारा 26 नवंबर वाला डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो ये नवंबर 2020 जो 26 नवंबर को हुआ था, ठीक है। नवंबर 2020 में 2 पेपर थे, और आई थिंक दिसंबर 2019 में भी 2 पेपर था, है ना, ऐसा कुछ। दिसंबर में भी 2 पेपर हुए थे। सो एनीवे इसको ट्राई करते हैं। तो ये तो पहला है ना, इसमें जो है पहला 20 क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड का होगा, और ये स्टार्ट हो गया ना ये वाला पार्ट। तो ये 20 यहाँ ख़त्म हो गया, एंड ये एप्टीट्यूड यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट होता है, तो आप देखोगे लीनियर रियल के अराउंड में लगता है 30 क्वेश्चन आएंगे, है ना। कितने क्वेश्चन होंगे इसमें टोटल, सॉरी पार्ट बी में टोटल कितने क्वेश्चन है, 40 है ना, 40 में सॉरी, तो 12 तो वही हैं। तो ये सब रियल लीनियर है, टोटल तो 40 है ना इसमें, 40 में 25 करने हैं आपको। यहाँ कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स ना, तो ये भी कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन है। एंड ये आपका है कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, तो एन सो क्या ग्रुप थ्योरी कंसिडर करेंगे, लीनियर कंसिडर करेंगे आप, ये है ना। सो यहाँ से मान लो 12 क्वेश्चन, ये भी है ना 12 क्वेश्चन अराउंड। तो इसमें 12 क्वेश्चन आपके जैसे यूनिट 1 में जो है, सॉरी 12 क्वेश्चन, हाँ यूनिट 1 के पार्ट बी में है, और यूनिट 4 के पार्ट में टोटल कितने हुए, 12 टोटल अराउंड 24 हो गया, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है 25, है जी। सो 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं इसमें। तो ये है ना यूनिट 1 यूनिट 4 अगर मिलाओगे तो आपके इसमें टोटल है ना, ये जैसे ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन हो गया ना ये इसमें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का आ गया, तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप थ्योरी ये सब तो उसमें आ जाता है नेक्स्ट में, है ना, ये सब मैट्रिक्स स्पेस एंड ऑल दैट में थ्योरेटिकल में आ जाएगा। यानी मुझे लगता है 12-13 क्वेश्चन इसमें होगा। सो 13 यहाँ, 12 वहाँ, 25 हो जाएगा, उसमें देख लो आप। बाकी बीच के भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, बीच के कुछ पार्ट आप कवर कर सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि 4 यूनिट है, ठीक है। इसमें 29 से स्टार्ट है ना, देखिए यहाँ से। सो 28 तो आपका सेंटर ऑफ मास ये है ना कुछ उसका, स्टैटिक्स का है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये कह रहा था ना, ये 2 वेरिएबल कैलकुलस का हो गया जैसे, तो ये 2 वेरिएबल कैलकुलस काइंड, हालांकि ऑप्टिमाइजेशन है बट इट इज़ है ना काइंड ऑफ 2 वेरिएबल कैलकुलस का क्वेश्चन है ये, जो कि ऑप्टिमाइजेशन कभी इस तरह के आते हैं, कभी एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो टोटल आपको समझ आ रहा होगा, मतलब मुझे लग रहा है कि 12-13 क्वेश्चन यूनिट 1 के हैं, और 12 क्वेश्चन यूनिट 4 के हैं, ठीक है। तो 24 है, एक क्वेश्चन और किसी और का आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो 25 पूरा होगा। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको देखिए। सो जो अभी हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली नवंबर, ये 26 नवंबर 2020 वाला पेपर है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 के क्वेश्चन पार्ट बी के, ठीक है।
पार्ट बी के यूनिट 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर 29 to 40 इसमें, ठीक। ओके, तो देखिए ट्राई करके बताइए द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस व्हेन दिस। तो इस तरह क्वेश्चन पहले भी हमने देखे हैं कि आप ग्राफ बनाओ, कॉर्नर पॉइंट कलेक्ट करो और उस पर देखो कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इसका ग्राफ बना सकते हैं आप। सो अगर आप ग्राफ बनाएंगे, सो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो भाई। तो अगर एक बार क्या करो, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है ना, तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है तो ये आएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 की लाइन। एक बार ये होगा, ये होगा और ये होगा, रफली बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो रीजन है दिस इज एक्चुअली, तो इसको दूसरे कलर से सेट कर देता हूँ। तो ये जो है ना, ये लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये है एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, माइनस एक्स माइनस वाई इज 1, इधर एक्स वाई नेगेटिव है ना, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स माइनस वाई, इधर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये है। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हैं, अब चारों कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू निकालिए। सो ये जेड है, तो आपको समझ आ रहा है, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप ट्राई करके आंसर निकालिए। सो ये रीज़न है आपका, ये जो शेडेड रीजन है ये वाला पार्ट होगा। सो इसमें ये जो है ये आपका सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन 1, ये जो मैं अभी येलो कलर से सेट किया हूँ, दिस रीजन इज मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन 1। ग्राफ बना सकते हैं, कैसे बनाया मैंने, एक बार दोनों पॉजिटिव ले लिया तो एक्स प्लस वाई लेस देन 1, तो एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, क्वाड्रेंट वाइज ऐसे कर लेंगे तो हो जाएगा। बताइए आप लोग सॉल्व करके मुझे। क्वेश्चन क्लियर है। ये जो शेडेड रीजन है इसके कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, उन कॉर्नर पॉइंट्स पे आप जेड की वैल्यू निकालिए और बताइए पूछा क्या है, मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए किस कॉर्नर पॉइंट पे ये मैक्सिमम है और किस कॉर्नर पॉइंट पे ये मिनिमम है, चेक करके बताइए। ट्राई कीजिए सब लोग, बताइए। निकाल पाएंगे कोई, समझ आ रहा ना आप लोगों को। डी आ रहा जी अजीत, ठीक है। बाकी लोग देखो भाई। फोर्थ सर, फोर्थ आ रहा ना, क्लियर है। तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, समझ आ रहा ना आप लोगों को। देर आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स, यू सेलेक्ट दिस कॉर्नर पॉइंट्स, निकालो जेड की वैल्यू, जिस पॉइंट पे हाईएस्ट आएगी वो वैल्यू जेड की जो वैल्यू होगी हाईएस्ट होगी, मतलब यू कलेक्ट हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो दैट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, उसे आ जाएगा। तो जैसा ये लोग बता रहे हैं फोर्थ आएगा। सो आप जस्टिफाई कीजिए, किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछिए या कन्फ्यूजन है तो भी पूछिए। नेक्स्ट पे चले। एग्ज़ाम तो आपको ही देना है तो सॉल्व तो आपको ही करना चाहिए, तो मैं तो बस हेल्प के लिए हूँ, ठीक है, जितना हो सकता है। नेक्स्ट ट्राई कीजिए। सो नेक्स्ट है कि कंसीडर अ मार्कोव चेन x0 x1 x2 and so on with state space S. Suppose Ij belongs to S are two states which communicate with each other. So which of the following statement is not correct? Ij दो स्टेट है जो कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये बता रखा है। आई थिंक ये थ्योरम है ना कि Ij कम्युनिकेट करेंगे दोनों का पीरियड सेम होगा, हाँ या ना। मतलब ये तो आपको ट्रू फॉल्स चुनना है ना, हम तो ये करेंगे ट्रू फॉल्स चूज करो। तो यहाँ बता रखा है कि INJ आर कम्युनिकेटिंग। पहले आप लोग खुद ट्राई करो फिर मैं ट्राई करता हूँ, यू ट्राई फर्स्ट, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। देख लो मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि बच्चों को लगता है कोई एक दिन में जादू, एक दिन में कोई जादू नहीं होगा। जैसे हम क्लासेस मान लो 1 महीने में चला रहे हैं, हमने 10-11 पेपर डिस्कस किए हैं,
कुछ बच्चे हैं जो एक दिन जगते हैं, सो के उठते हैं, कहते हैं ठीक है कर लेंगे कभी, फिर उनको एक दो एग्जाम तक समझ आएगा, अच्छा सर ने इतना करा दिया मैं तो छूट गया, ऐसा उनको रियलाइज होगा। और जो बच्चे रेगुलर हैं, जो डेली आ रहे हैं, तो उनका एक एक करके सारा पेपर ऑलमोस्ट हो गया। पार्ट बी की बात कर रहा हूँ ना, बाकी धीरे धीरे ही होंगी। एक दिन में तो कुछ होता नहीं है, कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए तब जाके कुछ होता है। तो वैसे लगता है बच्चों को ठीक है ना, एक दिन पढ़ेंगे हो जाएगा, वैसा फिर उनका नहीं होता, फिर हो रहे होते हैं। और रेगुलरली आपने पेपर 4-5 कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा, पकड़ हो जाएगा कॉन्सेप्ट पे, देन कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। कोई डिसाइड कर पाए? ऑप्शन 3 फॉल्स चुनना है ना हमें, हमें फॉल्स चुनना है। तो ये तो थ्योरम है कि आई एंड जे आर कम्युनिकेटिंग, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। आई इज रेकरेंट इफ एंड ओनली इफ जे इज रेकरेंट, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि इनिशियली स्टेट के पे है, बाद में स्टेट आई पे गया, उसकी लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी एन स्टेप में। सो पी के टू आई इन एन स्टेप, इसकी लिमिट निकाल रहे हैं ना हम लोग, इक्वल रहेगा पी के टू जे इन एन स्टेप लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी। ऐसा कुछ थ्योरम पढ़ा है आपने? और यहाँ है पी आई टू जे इन एन स्टेप, उसकी लिमिट इक्वल होगा आई टू जे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी जे टू जे, है ना, जे टू जे, ये है ना, इन एन स्टेप। तो यहाँ क्या है कि जो फाइनल स्टेट है वो कॉमन है ना, यहाँ भी जे है, तो आपको पता होगा कि जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल स्टेट, तो ये आई थिंक ट्रू हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आई है और यहाँ पे जे है, तो दे आर कम्युनिकेटिंग डजंट मीन
कि ऐसा होगा। चेक कर लीजिए एक बारी। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है 1, 2 एंड 4, तो ऑब्वियसली थर्ड वाला फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ फाइनल स्टेट्स डिफरेंट है, सो दे मे, सिंस दे आर डिफरेंट स्टेट, सो दे मे बी डिफरेंट, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये देखो थ्योरम बेस्ड, फिर से मैं कह रहा हूँ ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ सॉल्व करने का खास है नहीं। आपको थ्योरम्स याद है, रिजल्ट याद है, तो आप डिसाइड कर पाओगे ट्रू है कि फॉल्स है, और उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर पाओगे, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने का खास है नहीं। आप एग्जाम्पल लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ट्रू फॉल्स, बट दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम ना। ये है, प्रूव करोगे तब भी बहुत टाइम लग सकता है इस तरह से। तो आपको थ्योरम्स के स्टेटमेंट याद रहेंगे तो इतना अच्छा, इसलिए थ्योरी का रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार जब आप पढ़ते हैं थ्योरीज, मतलब जो कोई बुक या कोई आपने नोट्स बना रखा है उसको बार बार जब पढ़ते हो तो चीज़ें दिमाग में रहती हैं, है ना, और लंबे टाइम तक दिमाग में रहेंगे जब आप रिवाइज करोगे तो। So let x1 x2 be two IID p cross 1 multivariate normal random vectors with mean mu positive definite dispersion matrix this। तो मतलब ऐसा है x1 x2, ठीक है, so x1 वेक्टर x2 वेक्टर है एंड दे आर IID नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा, यही बोल रहे हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल ऑलवेज हैज अ सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन दिस इज अ थ्योरम, है ना, दिस कैन बी प्रूव्ड। अब इसको प्रूव, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसको आप प्रूव कर सकते हो। फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, सबका आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए और बताइए किसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, सेंट्रल काई स्क्वायर। तो ये एक थ्योरम है, आप करके देख सकते हैं, है ना। ज़्यादा दिमाग दिक्कत हो तो आप पी को 1 ले लो, तो सिंपल नॉर्मल बन जाएगा ये, उससे भी ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, एनीवे आप ट्राई करके देखिए अपने हिसाब से, एन को 1 या 2 रख के पर्टिकुलर केस बनाया जा सकता है, देन यू कैन डिस्कार्ड करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट बच जाएगा। ट्रू ही निकालना है मुझे, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आता है कि नहीं आता है। ज़्यादा दिक्कत हो तो पी को 1 रख लो, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा यूनिवेरिएट का, एंड देन आप शायद डिसाइड कर पाओ, लेकिन उससे भी देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि स्पेशल केसेस डिस्कार्ड करने में काम आता है, मतलब गलत दिखाना है तो उसमें काम आता है, फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में। काउंटर एग्जाम्पल, सो ट्राई करके बताइए जी। सो कुछ समझ आया इसमें? क्या फोर्थ आ रहा है? तो किसका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये पूछ रहे हैं ना। तो एक पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें,
तो ये सिंपल है ना, डिराइव करोगे तो इसका क्या आता है, सब लोग बताओ एक बार, एक एक आंसर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, क्योंकि सिग्मा, ये तो थ्योरम है ना सिंपल, क्योंकि यहाँ से आप फाइंड करोगे। सो आई थिंक x1 माइनस x2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, इफ यू फाइंड दिस? नॉर्मल 0 2 सिग्मा। नॉर्मल 0 2 सिग्मा। अब आप इसका एक नया नाम दे दो, चाहो तो y वेक्टर हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये कुछ इस काइंड हो गया ना। अच्छा, तो इसको आप y और तो y अपॉन √2 लेना पड़ेगा ना ये नॉर्मल वो बनाने के लिए आइडेंटिटी। अच्छा, सिग्मा इनवर्स से हो जाएगा ना। तो ये सिग्मा इनवर्स बाई 2, मैं अगर ऐसा बोलूँ सिग्मा इनवर्स, एनीवे तो इससे डायरेक्टली नहीं आ जाएगा, तो इससे चेक कीजिए। तो ये कुछ ऐसा है, हाफ y ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स y, क्या बनेगा ये p है यहाँ पे, है ना, का स्क्वायर p है ना। तो वैसे अगर आपको थ्योरम डायरेक्टली पता है तो डायरेक्टली आ जाएगा, बाकी आप डिस्कार्ड कर सकते हैं कि वो फॉल्स है ना, तो उससे आ जाएगा कि वाई इट इज फॉल्स। नहीं तो अगर मैं जैसे p को 1 रख देता फॉर एग्जांपल, और मान लो इसको सिग्मा कुछ, तो ये अगर x हो जाता है। अच्छा, अगर मैं पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करना चाहूँ कि मान लीजिए यूनिवेरिएट में इसको हम कन्वर्ट कर लें अगर, सो x1 इज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, x2 इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, अभी यूनिवेरिएट में बात करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अब आप x1 माइनस x2 निकालोगे, सो नॉर्मल 0 2 सिग्मा स्क्वायर, यही हो जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए, मान लो इसको मैं फिर से y कह दिया, ठीक है ना, तो होगा क्या, सो y बाई √2, ये हो जाएगा नॉर्मल 0 1, है ना, नहीं सॉरी सिग्मा लेना पड़ेगा ना, सिग्मा, हाँ, क्योंकि वैसे वहाँ भी इसलिए सिग्मा इन्वर्स हो रहा है, तो है ना, तो इसका जो हम लोग लेंगे मीन तो 0 ही रहेगा, और वेरिएंस लगाएंगे तो 2 सिग्मा स्क्वायर आउट करके 1 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, सो दिस इज काई स्क्वायर 1, क्योंकि हमने p को 1 रख दिया है अपनी मर्जी से, ठीक है। तो सिग्मा मैट्रिक्स सिग्मा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस केस में जो ये सिग्मा मैट्रिक्स है ये जस्ट 1 क्रॉस 1 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से, और म्यू है ना, म्यू वैक्टर इज जस्ट म्यू, सो म्यू जो वैक्टर है वो जस्ट एक नंबर म्यू हो जाएगा। तो इससे ये आ गया, बाकी ऐसी डिस्कार्ड कर लो, बाकी डिस्कार्ड हो जाएगा इजीली, है ना, इससे बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, डायरेक्ट आई स्क्वायर नहीं आएगा, है ना, उस तरह से। ठीक है, तो ये सब बेसिक। नेक्स्ट जो है आपके पास कि ट्राई कीजिए इसको, तो ये कह रहा है आपसे x ये यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल ऑन 0 100, तो x इज यूनिफॉर्म 0 100, y डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये भी एक थ्योरम है। क्या आप मुझे कोई बता सकते हैं व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर x कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म होता है, ये थ्योरम है सपोर्ट पे, है ना। तो आप बताइए अगर x का सपोर्ट 0 से 100 है, यहाँ x जो है वो 0 से 100 है, 100 को इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि सिंगल पॉइंट कैन बी इग्नोर्ड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस बिकॉज देयर इज नो मास एट दैट पॉइंट, ठीक है ना, तो सिंगल पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपसे पूछता हूँ y का सपोर्ट क्या होगा, ये x का सपोर्ट है, x कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो इसका सपोर्ट अनकाउंटेबल है, y का सपोर्ट बताइए कोई आप में से, मतलब y का रेंज क्या होगा, अगर x 0 से 100 में तो y क्या क्या हो सकता है इस केस में, आइडिया किसी को, 0 से 1 में होगा तो 0, 1 से 2 में 1, 99 से 100 के बीच 99, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म ऑन इंटरवल, सॉरी ऑन सेट 0 to 19, ये सिंपल थ्योरम है, ठीक है ना। सो x जब x जब यूनिफॉर्म डिस्क्रीट में है तो y ग्रेटेस्ट फंक्शन x इज यूनिफॉर्म ऑन कॉन्टिन्यूस इंटरवल, या बोलूँ कि इंटरवल्स, ये कॉन्टिन्यूस। 100 क्यों नहीं होगा? हाँ 100 आपको क्यों लगता है होगा? x इज लेस इक्वल 100 है ना। राइट, आप सही कह रहे हैं। तो x अगर 100 है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 100, 0, इसलिए हमने हटा दिया 100 को। चलिए मान लें 100 लेते हैं, तो मैं आपसे पूछूं, मैं 100 ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप सोच सही रहे हैं, बट इग्नोर इसलिए किया क्योंकि इस पे मास 0 है, तो सपोर्ट में तो वही पॉइंट आता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होती है।
तो ये क्या होगा, y 100 कब होगा, जब x की वैल्यू 100 से 101 में होगी, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। ओके सो दैट्स व्हाई वी इग्नोर्ड 100, ठीक है। सो ये आ गया, अब आप आंसर निकाल लेंगे। तो इस, अब ये आपके लिए हिंट है, इससे आप देख के बताइए मुझे क्या आंसर है। आ जाएगा जी, क्या आया, 2। देख लीजिए, जो आप लोग कह रहे हैं मैं मान रहा हूँ, बाकी आप यहाँ चेक कर लीजिएगा। 0 है ना, तो ईच पॉइंट पे इक्वल मास है, सो यू नो y इज इक्वल टू स्मॉल y इज, कितने पॉइंट है इसके अंदर, 100 है, तो 1/100 व्हेन y इज 0 1 2 अप टू 99, ठीक है। ईच पॉइंट पे इक्वल मास है, तो 0 से 25 में 26 पॉइंट होंगे, ठीक है। ओके है, एक मिनट।
सर ये विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में 1/n-1 समेशन i फ्रॉम 1 to n yi minus y bar, मतलब ये अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होता है पॉपुलेशन वेरिएंस का। एक मिनट, ठीक है होता है वो। ठीक है, एक्चुअली वो फोन आ गया था एक, तो मैं वहां बिजी हो गया था, एक मिनट। तो चलिए, तो यहाँ पे जो है इसमें हम पढ़े नहीं क्वेश्चन अभी, बाकी लोग ट्राई कर लीजिए। 10 यूनिट्स आर है ना, इसमें कह रहा है कि चूजन बाई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन साइज 100, कंसिडर्ड अ सैम्पल वेरिएंस, आपको दे रखा है 1/10, ठीक है, ये दे दिया। एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस दिस इज, तो आई थिंक ये तो सिंपल रिजल्ट है, ये भी यहाँ एस स्क्वायर इसको डिफाइन किया है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग फिट कीजिए, क्या आएगा। क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे जी, मंजू साहब कह रहे थे ना, बताइए। विदाउट रिप्लेसमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है जी, किसी को पता है। विदाउट रिप्लेसमेंट में सिग्मा स्क्वायर का, मान लीजिए कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज है, यहाँ 100 है, स्मॉल एन सैंपल साइज है, ठीक। और हमें बता रखा है कि एस स्क्वायर This is इन्होंने n upon n minus 1 s square. एन अपॉन इस तरह से N minus small n, capital N minus small n upon n minus capital N minus 1. ओके, एक मिनट, एन माइनस ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ है, हाँ कैपिटल N माइनस न्यूमरेटर में कैपिटल N माइनस n आएगा ना, एक मिनट, स्मॉल ओके। n. आप ये कह रहे हैं न्यूमरेटर में कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल N माइनस 1 डिनोमिनेटर में s स्क्वायर एस स्क्वायर, ये सैंपल वेरिएंस. तो दिस इज द, आप ये कह रहे हैं अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ व्हाट, सिग्मा स्क्वायर। यस सर. तो आपसे पूछा है कि एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज, तो इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा, ऐसा कुछ पूछ रहा है, सिग्मा स्क्वायर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, जो कि ये है, तो इसका ढूंढना है आपको। तो आपके हिसाब से क्या आंसर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। सर सेकंड ऑप्शन. अच्छा, सेकेंड आ रहा है, बाकी लोग देखिए, बाकी लोग का क्या आ रहा है। अच्छा, पॉपुलेशन साइज 100 था ना, तो पॉपुलेशन का जो आएगा, तो आंसर सेकंड ऑप्शन ही आएगा। तो इससे आप कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना बनेगा, 90 अपॉन कितना आपका है, 99, ऐसा एस स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ से आप 9 से काट रहे हैं, 10/11 एस स्क्वायर। अच्छा, और और कुछ फॉर्मूला है जी। सो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम फाइनाइट पॉपुलेशन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस जो है, तो ये फॉर्मूला का इसके अकॉर्डिंग यूज हम कर रहे थे, इससे क्या आंसर आएगा, इससे भी आंसर शायद सेम ही आएगा। इससे क्या आता है, तो यहाँ कितना है, 100/99, एंड यहाँ से 9/10, तो आंसर तो इससे भी सेम ही आ रहा है। तो 11/10, तो यहाँ से 10/11 एस स्क्वायर, चेक कीजिए। तो विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या क्या फॉर्मूला होता है, आप क्या जानते हैं। सर ये स्मॉल एस स्क्वायर है ना, तो n times small s square divided by small n minus 1 is an unbiased estimator of
कैपिटल एस स्क्वायर आप क्या कह रहे हैं कि स्मॉल एन टाइम एस स्क्वायर ऐसा? अपॉन एन माइनस वन हाँ, ये कैपिटल माइनस स्मॉल वन। स्मॉल अच्छा, तो ये आप ध्यान रखना, ये वो एस्टिमेशन नहीं है, पैरामीट्रिक एस्टिमेशन नहीं है। एनीवे ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है। हाँ, is an unbiased estimator of capital S square. अच्छा, तो इससे क्या आंसर आएगा आपके अकॉर्डिंग? सर इसके आगे नहीं हो रहा। तो 10/9 एस स्क्वायर हो गया आपका। तो इससे तो मैच नहीं करेगा। आई थिंक ये जो लॉजिक आप लगा रहे हैं, ये एस्टिमेशन में जो पैरामीट्रिक एस्टिमेशन होता है उसमें इस तरह का लॉजिक है ना, शायद आप ये यूज कर रहे हैं कि वहां पे, है ना, ये एक्चुअली तब होता है जो आप लिख रहे हैं ना। सो दिस इज, आई थिंक आप ऐसा कहना चाह रहे हैं सिग्मा स्क्वायर। जैसे पैरामीट्रिक एस्टिमेशन में ये तो सैम्पलिंग का अलग फॉर्मूला होगा। एस स्क्वायर सर, कैपिटल एस स्क्वायर। हाँ ठीक है, कैपिटल एस स्क्वायर आप लिख रहे हैं, तो इससे तो आपका कैपिटल आंसर, ये फॉर्मूला आपने कहाँ देखा, किस बुक में, कहाँ पे देखा आपने? सर ये सैंपल sum of square is an unbiased estimator of population sum of square in case of simple random sampling without replacement. लेकिन आपको डिफाइन करना पड़ेगा कैपिटल एस स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है आपका, और स्मॉल एस स्क्वायर आप ये ले रहे हैं जो वो लिखा हुआ है ना, सर लिखा हुआ है 1/10 समेसन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। और कैपिटल एस स्क्वायर को आप क्या ले रहे हैं, यही 1/100 n वाला? नहीं n minus 1 अच्छा, तो कैपिटल 1/n-1 ले रहे हैं। हाँ तो यहाँ भी आई थिंक वही ले रहे होंगे, फिर आप n-1 ले रहे होंगे यहाँ पे। नहीं सर वो एडजस्ट करके लिया है वो अच्छा, तो हम्म, y minus y bar ना ना, यहाँ पे कैपिटल एन है। चेक करो जी, ये सही कह रही क्या? तो इससे फिर हमें तो कैसे आएगा, आपका तो कोई आंसर मैच नहीं होगा इसमें, तो कुछ इसमें गलती है, आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना आंसर तो आना चाहिए, कोई भी आंसर आपका नहीं आएगा इस तरीके से। यहाँ तो उन्होंने सिग्मा सर स्क्वायर, एक्चुअली इसमें अनबायस्ड एस्टिमेटर पॉपुलेशन वेरिएंस का चाहिए ना, सम हाँ ऑफ स्क्वायर एस स्क्वायर चाहिए नहीं। एक्चुअली इसका चाहिए ना हमें। हाँ, आई थिंक इसमें कुछ वो दिक्कत है, इन दोनों फॉर्मूला से देखिए क्या होगा। सो आंसर दोनों सेम ही आ रहा है हालांकि। सो विथ रिप्लेसमेंट तो है ना ऐसे एक एस स्क्वायर। एक डाउट था, जैसे मैंने जो बताया वो एफपीसी है ना, हाँ फाइनाइट एग्जैक्टली, पॉपुलेशन ये फॉर्मूला है विदाउट एक्चुअली रिप्लेसमेंट। जी। दिस इज द अनबायस्ड तो एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, ये जो है ना, ये एक रिजल्ट है, मतलब सिंपल मैं कह रहा हूँ, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इससे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला यूज होगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर जो आपका एस्टिमेटर है, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, ये रिजल्ट है सिंपल, इसमें पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बी ही आएगा, है ना। ये कोई और जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, तो आप मेन आपको फॉर्मूला सही से देखने की जरूरत है, थोड़ा सैम्पलिंग का बुक उठाइए और ये फॉर्मूला देखिए क्या होगा, तो उससे आ जाएगा। तो ये वाला एक्चुअली यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये कह रहा है कि कंसीडर अ रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन विथ बी ब्लॉक्स एंड के ट्रीटमेंट्स, ठीक है। आरबीडी है, बी ब्लॉक्स है, के ट्रीटमेंट है। लेट द ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग टू आई एथ ट्रीटमेंट एंड जे एथ ब्लॉक भी वाई आई जे विच सेटिस्फाई द यूजुअल लीनियर मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फिर से ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। The estimates of any two treatment contrast are uncorrelated. The error sum of a square has bk minus 1 degree of freedom. तो इसके लिए आपको है ना वो लिखना पड़ेगा एनोवा टेबल, एंड या उससे देख सकते हैं। The estimate of any treatment contrast is uncorrelated with estimate of any block contrast, ठीक है। तो estimate of any treatment contrast is uncorrelated with the estimate of any, thus the correlation between estimates of two treatment contrast is ऑलवेज नेगेटिव। ट्राई करके बताइए, ये भी है ना रिजल्ट बेस्ड स्टेटमेंट है सिंपल। सो आपको ना इसे, हाँ कौन सा आएगा? लास्ट क्वेश्चन में लॉजिक समझा सकते हैं? लॉजिक नहीं, सिंपल फॉर्मूला, आई थिंक सो प्रूव करना पड़ेगा उसके लिए, है ना हमें। तो कैसे डिराइव करते हैं जी, कोई बताओ, इसका डेरिवेशन देखना पड़ेगा ना। जनरली जो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग एस स्क्वायर जो होता है ना, जनरली आप लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, एस स्क्वायर ये लिया ना, जनरली हम लोग वैसे एस स्क्वायर क्या लेते हैं, सैम्पल वेरिएंस क्या लेते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस वैसे क्या लेते हैं। यहाँ तो इन्होंने इसके टर्म में डिफाइन किया, 10 ले लिया है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, अगर मैं एस स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से,
मतलब ये तो मैंने फॉर्मूला देखा है सिंपली, इसको प्रूव करके देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो प्रूव करना पड़ेगा कि दिस इज अनबायस्ड। जो प्रूव करेंगे, चेक कीजिए, मैं इसका रेफरेंस है तो भेज देता हूँ, है ना। यू सी प्रूफ, कि प्रूफ करना पड़ेगा बस, यही है। मैंने तो फॉर्मूला देखा, उसको अप्लाई कर दिया सिंपली, ठीक है। अब फॉर्मूला का प्रूफ आप ट्राई कर सकते हैं, किताब में देख सकते हैं। ये मुझे भी ना उस तरह से करना पड़ेगा। यानी अभी तो मैंने बस फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूला से आंसर निकाल लिया। मैंने फॉर्मूला देखा यहाँ पे कि क्या है इसका, एंड देन आंसर आ गया, उस तरह से है। बाकी अब प्रूफ देखिए किताब में कैसे है, सो आपको देखना पड़ेगा कि इससे डिफाइंड है तो हाउ टू प्रूफ। यहाँ पे पॉपुलेशन साइज कैपिटल है, सैम्पल साइज स्मॉल है, एस स्क्वायर इस तरह से यहाँ डिफाइंड है, जो एस स्क्वायर लिखा हमने उसके अकॉर्डिंग वही 1/n वाला स्मॉल एस स्क्वायर, तो यही हमने यूज़ किया है, तो इससे आ जाएगा ना। आप फिर से आंसर की में देखो, यही आंसर है, कुछ और आंसर है, ये होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी क्लास में इसको प्रूव करेंगे, अभी तो आप, है ना, देखिए इसको आगे ट्राई कीजिए। अच्छा, लेकिन वहाँ पे जो एस स्क्वायर हमने यूज़ किया ना, वो एस स्क्वायर एक्चुअली ये वाला था। यहाँ जो एस स्क्वायर मैं लिख रहा था ये वाला है ना, यहाँ पे तो वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, यहाँ आई थिंक, है ना, ये वाला एस स्क्वायर है यहाँ तो कुछ, ठीक है, हम लोग ये यूज़ कर रहे थे, लेकिन n/n-1 नहीं, मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये 3 वाला हो जाएगा उस केस में, क्योंकि ये तो क्वांटिटी एक्चुअली वही है जो हमें यहाँ एस स्क्वायर, ये फॉर्मूला एक्चुअली तब है ना जब एस स्क्वायर ये है एक्चुअली, ये इसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है कि दिस इज रिजल्ट व्हेन यू हैव दिस दिस एज स्मॉल एस स्क्वायर, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हमारा एस स्क्वायर तो यहाँ पे कुछ और दिया है, सो हमारा एस स्क्वायर तो ये है, तो इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा हमें, आई थिंक, ठीक है ना। तो यहाँ आई थिंक मिस्टेक हुआ है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो क्वांटिटी जो मैंने लिखा अभी, मान लो इसको मैं S1 या S स्टार कर देता हूँ, तो ये मैं S स्टार लिख देता हूँ, तो ये S स्टार के लिए है, इसको कलर चेंज करता हूँ, तो करेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला इस एस स्क्वायर के लिए है, तो इसको मैं एस स्क्वायर स्टार कर देता हूँ, ये एस स्टार है। तो ये फॉर्मूला है व्हेन यू हैव दिस एज अ सैम्पल वेरिएंस, ठीक है। तो एक्चुअली आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से करें, इसमें जो आएगा ना, तो यहाँ पे एक्चुअली में आएगा n/n-1, और ये वो एस स्क्वायर हो गया जो हमें गिवन है, क्योंकि आप अगर n-1/n एस स्टार जो यहाँ लिखा है मैंने उसका स्क्वायर करेंगे तो यही एस स्क्वायर आ जाएगा जो यहाँ लिखा है, चेक कीजिए, सही है, क्योंकि n-1 कट जाएगा तो बचेगा यही। तो इस क्वांटिटी को एस स्क्वायर लिख दिया, और हमारा यहाँ पे क्या है 100/99 एस स्क्वायर, ये आएगा एक्चुअली, तो ये मैं गलत कर रहा था, अगर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए, ऑफिशियल में चेक कीजिए आंसर की होगा ना, इसके दिया है कि नहीं, चेक कीजिए बॉटम में, या देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो पूछ रहे डाउट, आई थिंक आप सही सोच रहे थे ना, तो ये थर्ड वाला सही होगा एक्चुअली, क्योंकि है ना ये फॉर्मूला है व्हेन यू हैव दिस एज अ सैम्पल वेरिएंस, बट ये है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा।
इसको ट्राई करके इसका बताइए क्या आएगा। तो इसका मॉडल क्या होता है, वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू प्लस क्या लिखते हैं, ब्लॉक, फिर ट्रीटमेंट, है ना। सो ट्रीटमेंट ब्लॉक एरर, ऐसा कुछ यही मॉडल है ना। तो ट्रीटमेंट इफेक्ट, ब्लॉक इफेक्ट, रैंडम एरर, मतलब ये सिंपल रिजल्ट है जिसके लिए आपको थ्योरीज आई थिंक आइडिया होगा। तो बताइए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये सब है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं। सो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ज़्यादा थ्योरी देखना पड़ेगा, है ना, कि क्या थ्योरी है। आरबीडी मॉडल आप मैं चेक करो एक बार, थ्योरम्स क्या है आरबीडी में, कि बी ब्लॉक्स है, के ट्रीटमेंट्स हैं, एंड estimates of any two treatment contrasts are uncorrelated, the errored sum of a square has। तो इसमें अगर आप मॉडल बनाएं क्या, इसमें 2 एनोवा बनेगा ना। तो 2 एनोवा में एरर का क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर सम ऑफ स्क्वायर का, बताओ जी। चेक करो इसका, है ना, आप एनोवा टेबल बनाओ, एनोवा टेबल चेक करो क्या आता है आरबीडी का। सो आरबीडी का चेक करोगे, आई थिंक एरर का जो डिग्री फ्रीडम आता है k-1 इंटू b-1 आई थिंक आता है, ये आता है, तो ये तो गलत है, ठीक है ना। अब चेक करना है ना, ऐसा कुछ आता है। सो k-1 टाइम b-1 ऐसा कुछ आएगा। एंड एक मिनट, रुकिए एक मिनट। हाँ आदित्य, गुड इवनिंग, बताओ भाई।
हाँ जी, कुछ आया आप लोगों का आंसर इसमें बताइए। तो कुछ डिसीजन हुआ? कुछ बता नहीं रहा, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो ये तो गलत है। कोरिलेशन बिटवीन एस्टिमेट्स ऑफ टू ट्रीटमेंट कंट्रास्ट ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये बोल रहा है कि अनकोरिलेटेड होगा, मतलब कोरिलेशन जीरो होगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है नेगेटिव होगा, ये कह रहा है जीरो होगा, और ये कह रहा है कि वो एस्टिमेट्स ऑफ टू ट्रीटमेंट कंट्रास्ट आर अनकोरिलेटेड। एक मिनट, यहाँ था ट्रीटमेंट कंट्रास्ट अनरिलेटेड विद ब्लॉक कंट्रास्ट। ये ट्रीटमेंट और ब्लॉक के बीच का कोवेरियंस की बात कर रहा है, कोवेरिएशन की बात कर रहा है। ये टू ट्रीटमेंट कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा है, और ये भी टू ट्रीटमेंट कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा है। तो क्या रिजल्ट है? ये तो सिंपल रिजल्ट है। सो आई थिंक जो रिजल्ट है ये है कि ट्रीटमेंट कॉन्ट्रास्ट एंड ब्लॉक कंट्रास्ट आई थिंक ये अनकोरिलेटेड होता है, ये एक रिजल्ट है। ये डिपेंडेंट हो सकता है ना, दिस में भी है ना कोरिलेटेड, और ये जरूरी नहीं नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी नहीं हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये तो गलत है। और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, तो ये ना नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो इसलिए ये गलत होगा। तो ये आई थिंक रिजल्ट है, ठीक है, थर्ड वाला। तो जस्ट एक रिजल्ट है जो आपको है ना याद रखना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा थ्योरी, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद भी होगा। तो इस तरह से है। इसमें देखिए क्या कह रहा है ये। ये कह रहा है कि 35 IID ऑब्जर्वेशंस है, x1 x2 x15 y1 y2 y20 आर कोई विल्कॉक्सन्स रैंक सम स्टैटिस्टिक्स है बेस्ड ऑन द रैंक्स ऑफ द एक्साइज इन द कंबाइंड सैंपल। तो ये नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का भी एक ही क्वेश्चन मिला है ना, ये मतलब विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट पे अभी जितने हमने पेपर किए हैं, ये पहला ही क्वेश्चन मुझे इस पे मिला है ना, बेस्ड ऑन द रैंक्स ऑफ द एक्साइज इन द कंबाइंड सैंपल, ठीक है। आर विल्कॉक्सन रैंक सम है, तो क्या करते हैं विल्कॉक्सन में कि आप एक्साइज का रैंक निकालते हैं, है ना, मिनट्स का, एंड देन तो देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर। ये तो सिंपल थ्योरम है। आई थिंक यहाँ पे एन हमारा 35 है टोटल, ये 15 ये और 20 ये। देखिए विल्कॉक्सन की थोड़ी थ्योरी देखिए और इसको ट्राई करके देखिए, है ना। थोड़ा विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट जो होता है नॉन पैरामीट्रिक में, उसको चेक करके इसका बताइए क्या होना चाहिए। कुछ आइडिया है? ये x डेटा जो है आपके पास, ये x है, ये y है ना। तो ये n1 है, ये n2 है, टोटल आपके पास n1 प्लस n2 है, यही ना। एंड आर कह रहा है कि विल्कॉक्सन रैंक सम स्टैटिस्टिक्स, अच्छा आर इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इन द विल्कॉक्सन, जो रैंक सम टेस्ट होता है, रैंक टेस्ट होता है ना, साइन रैंक टेस्ट इस तरह से होता है ना। तो ये है स्टैटिस्टिक्स है। तो मेन आपको जस्ट आपको देखना है कि ये थ्योरी पढ़ना है विल्कॉक्सन का, एंड आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज द आर इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर, ये फॉर्मूला क्या है, ये आपको जस्ट डिसाइड करना है n1 n2 और कैपिटल N के टर्म में। n+1/4। क्या क्या?
n into n plus 1 upon 4. कैपिटल एन, 35 observations. हाँ तो n इंटू एन प्लस 1/4 आप ये कहना चाह रहे हैं. सो वैसे लार्ज के लिए आई थिंक ये था ना कि वो n इंटू एन प्लस 1/4 मीन होता था और वेरिएंस होता था n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन कितना 20. 24 ना. इस तरह का केस है लार्ज के लिए. तो चेक कीजिए इससे वर्क करेगा. इसके हिसाब से कुछ आंसर आ रहा है आपका. आई थिंक ये हमेशा नहीं है ना, ये आई थिंक उसके लिए है. चेक कीजिए कितना आता है. इसका रिजल्ट एक और फॉर्मूला है आई थिंक. सो इससे तो कुछ और आ रहा होगा. कितना आ रहा है? 314 315. नहीं 35 इंटू 9 है ना. 315. 315 ना. लेकिन वो तो ऑप्शन ही नहीं है आपका. सो मीन समथिंग इज रॉन्ग. क्या रॉन्ग है बताइए. तो इसका जो रिजल्ट है तो ठीक ठीक बताइए फॉर्मूला. ये तो वर्क नहीं कर रहा. तो यहाँ जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है. ये कह रहा है n1 इंटू एन प्लस 1/2 ये मिल रहा है. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द विल्कॉक्सन रैंक सम स्टैटिस्टिक फॉर द फर्स्ट सैंपल. मतलब फर्स्ट सैंपल मतलब एक्साइज. ठीक है. अच्छा बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ एक्साई है ना ये. तो मतलब कंबाइंड में एक्स का एक्चुअली यहाँ पे अलग है कि डेटा को आपने कंबाइंड डेटा में, पर डेटा कंबाइंड है ना तो रैंकिंग आप कर रहे हैं कंबाइंड डेटा का. फिर एक्स का जो रैंक का एक्सपेक्टेड वैल्यू ये आता है एक्स के करस्पॉन्डिंग. ठीक है. तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ आर ये आएगा. अगर ऐसा होता मान लो कि आर होता विल्कोक्सन्स रैंक सम स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ द वाई सैंपल इन द कंबाइंड डेटा, तो यहाँ n2 आ जाता. ठीक है. तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे है एक्चुअली जो वर्क करेगा. तो n इज एक्चुअली n1 कितना है. n1 है 15 क्योंकि xi है ना. और ये होगा 36/2. ये देखिए कितना आएगा. तो ये हो गया 18. 15 इंटू 18 15 120 12 हो गया. 15 12 27 270. तो ये बनेगा एक्चुअली. ठीक है. सो ये आई थिंक आप बता रहे हैं टोटल जो विल्कॉक्सन टेस्ट वो होता है. लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा बदल दिया है इसने कि रैंक्स ऑफ द एक्साइज इन द कंबाइंड सैंपल. जो कंबाइंड सैंपल में एक्साई का रैंक होगा उसके बेस पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये है. तो यहाँ टेस्ट अलग है जो आप कह रहे हैं, ये दूसरे केस में है. आई थिंक विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट का है ना ये. लेकिन यहाँ पे कुछ और बोल रहा है. विल्कॉक्सन रैंक सम स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ द एक्साइज इन द कंबाइंड सैंपल. तो जो कंबाइंड सैंपल है, जैसे मान लो आप रैंकिंग करोगे, मान लो रैंक 1 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, 3 4 5, ये रैंकिंग बता रहा हूँ, नंबर्स यहाँ होंगे रैंक्स. तो टोटल में से जो एक्स के रैंक है उसके बेस पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो आर है. तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. तो इस मतलब ये जो आर इन्होंने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दिया है उसका फॉर्मूला ये है. एंड इसके बेस पे आंसर 270 आएगा. तो ये फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा. यही ना. Okay. हम्म. तो मेनली इसका ही गेम है ना, फॉर्मूला का ही तो गेम है. टाइम है ना हमारे पास. तो एक मिनट. 36 देखिए, थोड़ा फोन चार्ज पे लगा था. हम्म. तो ये टेस्टिंग का है. हाँ सिंपल मतलब कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट है. इसको जरा ट्राई करो. एक मिनट फोन चार्ज पे लगाता हूँ तो
कुछ पता चला? देखिए इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पीडीएफ, आपको एक पीडीएफ दे दिया है और पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एक्स विद द एबव पीडीएफ, सिंगल मतलब सिंगल सैंपल है, ठीक है, यूएमपी टेस्ट ऑफ साइज अल्फा फॉर टेस्टिंग दिस अगेंस्ट दिस। एक्स मोर देन के होगा विथ सम के, जहां अल्फा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, एंड एक्स लेस देन के होगा वहाँ अल्फा प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन के अंडर एच नॉट, यहाँ एक्स मोर देन के, यहाँ लेस देन के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट ना, तो यहाँ मोर देन कह रहा है और यहाँ लेस देन कह रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा, ये तो सही नहीं होगा जी। या तो मोर देन रहे या मोर देन लेस देन रहे। अल्फा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, एच नॉट इज ट्रू, तो जो रिजेक्शन रीजन होगा वही होगा। तो यहाँ जैसे लेस देन है और यहाँ लेस देन है, ये सही हो सकता है, यहाँ लेस देन है और यहाँ मोर देन है, ये तो सही कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये साइज की डेफिनेशन जो लिख रहा है तो साइज में तो क्रिटिकल रीजन ही आएगा, तो 1 या 4 में से एक सही होगा। अब क्या लगता है आपको? अब जैसे मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है, तो ये H1 सजेस्ट कर रहा है कि इसका क्रिटिकल रीजन ये होगा, लेकिन ये तब है ना, H1 हमें बताता है कि क्रिटिकल रीजन कैसा होगा उस केस में उन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, या वो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है। तो ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है। एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर कौन होता है? जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जिसके पीडीएफ को आप लिख सकते हैं e की पावर या ई एक्स पी ए थीटा बी एक्स प्लस, तो ऐसा इसको लिख पाएंगे? चेक कीजिए, ए थीटा बी एक्स एंड प्लस सी थीटा इंटू डी एक्स, इस काइंड ऑफ, है ना, फंक्शन ऑफ थीटा ओनली एक्स ओनली प्रोडक्ट ऑफ दिस। अगर इस तरह से लिख पाएंगे तो है, क्या इसको हम लिख पाएंगे? चेक कीजिए, लगता है लिख तो पाएंगे, चेक कीजिए। तो कैसे लिखते हैं, चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो ये जो पीडीएफ है तो इसको आप लिख सकते हैं ई ऑफ लॉग एफ एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, किसी भी फंक्शन को एफ एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं। सो ई एक्स पी मतलब ई की पावर लॉग उसका ले लीजिए, सो लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, सो ई की पावर एक्स माइनस थीटा, मतलब ऐसा कर देते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। अच्छा यहाँ ऐसा आ गया, सो ई की पावर एक्स माइनस थीटा था और इस पूरे का स्क्वायर था लॉग ए माइनस, है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिए, ऐसा लिख पाएंगे? सो इसको ब्रेक करेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये तो हो जाएगा। अच्छा ये की बार थीटा एक्स था ना, थीटा, तो ये तो ऐसे आ जाता, एक्स माइनस थीटा आ जाता सीधा सीधा, तो इसको सीधा सीधा वैसे लिख लो, ई की पावर एक्स माइनस थीटा, ठीक है, एंड माइनस, अब यहाँ पे लॉग का कुछ हो नहीं सकता, तो अब तो यहाँ कुछ कर नहीं सकते जी, हम एक्सपेंशन लिख सकते हैं, तो log 1 प्लस एक्स का सी थीटा इंटू डी एक्स। थीटा अलग, ये एक्सपोनेंशियल फैमिली फिट नहीं हो रहा जी, तो जब फिट नहीं हो रहा तब क्या करोगे? तो इसका एमएलई निकाल पाओगे? एमएलई क्या होगा इसका? मेनली आपको करना क्या है, ये है ना क्रिटिकल रीजन, तो इससे निकालना है। सो ये होगा मैक्सिमम व्हेन थीटा बिलोंग्स टू एच नॉट, ये होगा अपॉन मैक्सिमम थीटा जो है, ठीक है, एच नॉट यूनियन एच वन लेस देन इक्वल टू के, ये या लेस देन इक्वल टू सी ले लो। सो दिस इज द क्रिटिकल रीजन यूजिंग क्या नाम है इसका थ्योरम का, LRT, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ठीक है, LRT से। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा। तो ये MLE है एक्चुअली डिनोमिनेटर, तो यहाँ भाई मुझे लगता है कि ये फंक्शन ना एक्स माइनस थीटा है ना, तो एक्स थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, ये डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है? सो थीटा लेस देन इक्वल टू, है ना, और डिनोमिनेटर में भी है,
लग रहा है यहाँ पे थीटा इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हेयर, सो एमएलई क्या है, जस्ट एक्स बराबर थीटा एक्स हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये रिड्यूस होगी एल थीटा नॉट, है ना, उसका डेरिवेटिव करके देखो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो उससे पता चलेगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। पीडीएफ पीडीएफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है एक्स के रेस्पेक्ट में? डिक्रीजिंग अगर होगा तो तो इस तरह केस आना चाहिए एल एक्स। डिक्रीजिंग है सर, हाँ डिक्रीजिंग है सर पीडीएफ में। डिक्रीजिंग है। हाँ। सो अगर डिक्रीजिंग है पीडीएफ, आपको u अपॉन वी है ना करके डिफरेंशिएट करके देखना होगा, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। या आप ये चेक कर लो ये मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा, वो भी एक तरीका हो सकता है। एंड क्योंकि यूएमपी टेस्ट होता है ना एक्सपोनेंशियल फैमिली के मेंबर के लिए, या ना लॉग 1+x का एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा ना ये 1+x का एक्सपेंशन लिखो तो ये प्रोडक्ट में तो आ ही जाएगा, लेकिन ये फाइनाइट के लिए होता है, ये तो इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगे नहीं। तो मुझे लगता है एक्सपोनेंशियल फैमिली पे क्या फिट कर पाएंगे इसको एक्सपेंशन लिख के भी। अगर लॉग का एक्सपेंशन लिखेंगे तो कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। सो 1+x में फिर यहाँ पे वैसा करके सिंप्लीफाई होकर कुछ आ जाएगा। तो दिमाग सर लगाओ। तो अब तो इनफिनिट टर्म्स आ जाएगा ना, तो उसमें कैसे होगा? हाँ मतलब हालांकि जो एक्सपोनेंशियल फैमिली के जो फॉर्म्स होते हैं उसमें फाइनाइट रहता है ना, कि ये हाँ देखोगे आप c1 थीटा d1x प्लस c2 थीटा d2x, इस तरह से यहाँ पे इन्फिनाइट टर्म्स आ जाएगा। तो या आप दिखाने की कोशिश करो कि ये मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो उसको अगर दिखा पाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा, फिर उसके में पहला आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर सॉल्व करके देंगे एल थीटा नॉट अपन एल एक्स लेस देन इक्वल टू सी, इसको सॉल्व करके देखोगे तो लाइक्लीहुड फंक्शन मतलब यहाँ पे पीडीएफ को थीटा रख दो, जरा इससे ट्राई करके देखो क्या होता है। तो पीडीएफ में थीटा की जगह एक्स रख दो यहाँ पे आप, ठीक है। सो एक्स रख दोगे एंड लेस देन इक्वल टू सी करके जरा सॉल्व करो, इसको कितना आता है, कैन सॉल्व दिस, इसको पुट करो। तो मुझे लगता है डिनोमिनेटर में जब एक्स रखेंगे थीटा की जगह, ये थीटा की जगह रखना होता है, ठीक है ना। तो थीटा की जगह एक्स, यहाँ थीटा की जगह थीटा नॉट। सो डिक्रीजिंग जैसे आप कह रहे हैं, अच्छा आप कह रहे हैं डिक्रीजिंग है तो काम तो यहीं से हो जाएगा। अगर ये डिक्रीजिंग, ये तो है ना एक्स रखने पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सो डिक्रीजिंग अगर है तो ऐसे ही काम हो जाएगा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में चेक करना, नॉट एक्स के रेस्पेक्ट में, आपको चेक करना थीटा के रेस्पेक्ट में क्या डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा का फंक्शन है। सो थीटा के रेस्पेक्ट में क्या है, वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो थीटा के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में डिक्रीजिंग होगा, पीडीएफ की बात कर रहा हूँ। दिस पीडीएफ इज इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा एंड डिक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पीडीएफ, ठीक है। तो यहां से एक्चुअली होगा क्या, अब आपको पीडीएफ लिखना है एंड इसका एमएलई एक्स आएगा। यस यस यू आर राइट, ठीक है एक्स आएगा। तो वही मैंने किया है, थीटा की जगह एक्स रख दिया। अब लाइक्लीहुड फंक्शन जो होता है ना सिंगल सैंपल में, वो पीडीएफ के ही तो इक्वल होता है ना। यस सर। हाँ तो आप पुट कीजिए इसको, तो यहाँ पे क्या करेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा की जगह थीटा नॉट रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस थीटा नॉट 1 + e की पावर x माइनस थीटा नॉट, और इस पूरे का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में ये जो है थीटा की जगह x रखना है क्योंकि एमएलई x है, तो थीटा की जगह x रखिए, तो ये बन जाएगा 1/2, 2 बनेगा कि 4 बनेगा, 1/4 बनेगा, राइट। ये बनेगा 1/4 जब आप थीटा की जगह x रख देंगे, और ये लेस देन इक्वल टू सी है। अब जो ये बता रहे थे, तो ये तो 4 इधर भेज दो, दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, जो आप बता रहे थे। तो उससे फायदा क्या होगा कि gx इज लेस देन इक्वल टू c एंड g इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको प्रॉपर्टी याद होगा, जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो ऐसा हो जाता है, तो इसका नाम k रख दो, तो ये आंसर आ जाएगा।
तो इसका मतलब है कि ये मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अब ये बस चेक करना है आपको, ठीक है ना। ये फंक्शन ऑफ ये 1/4 उधर भेज दो या 4 यहाँ ले आओ, कोई दिक्कत, ये 1/4 है डिनोमिनेटर में, तो आप 4 को कहीं शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यू सिंप्लीफाई इट, सो ये है 1/4, तो इसको यहाँ 4 ले आओ या उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मुझे जानना है x, तो ये x का फंक्शन है अभी। अब ये चेक करो x के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन डिनोमिनेटर में स्क्वायर है ना, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा क्योंकि डिनोमिनेटर हेवी है, या बोलूँ कि डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म है ना ज़्यादा वेट है, अगर x को इन्फिनिटी लेंगे तो ये जल्दी इन्फिनिटी पे जाएगा दैन दिस, तो ये 0 पे ले जाएगी इसको। x जितना लार्ज करोगे वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग होने की वजह से इनइक्वालिटी विल चेंज, इंक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो यहाँ से आंसर यही आएगा जो मैं कह रहा था ना, तो ये आ जाएगा। मे भी आप ये भी चेक कर सकते हो कि मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी क्या होता है। ये थ्योरम देख लो विकर वैदगी में या कैसेला बर्गर वाली बुक में या कोई एस्टिमेशन वाली बुक में कि मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी क्या है, फिर ये चेक करो क्या वो सेटिस्फाई करेगी उसको। अगर वैसे करेगा तो डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि एनी डिस्ट्रीब्यूशन दैट सेटिस्फाई मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, तो एक कार्ली रूबिन थ्योरम है जो ये कहता है कि, है ना, H1 विल गाइड यू फॉर द क्रिटिकल रीजन, ठीक है। तो ये आ जाएगा। आई थिंक टाइम हो ही गया, तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 37 से हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, तो एक मिनट, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 35 तक किया है। कल क्वेश्चन 36 से 40 तक सॉल्व करेंगे। ये हम देख रहे हैं 27 नवंबर 2020 को जो पेपर हुआ था CSIR नेट का, उसका हम लोग कर रहे हैं पार्ट बी यूनिट 4, ठीक है। तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि 2020 में 2 पेपर हुए थे। बाकी आप भी सॉल्व करके आइए, तो कल इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिर 21-22 है ना, ये होगा, ठीक है जी। तो अभी के लिए थैंक यू।